Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to cover section 197, that is overall maximum managerial remuneration and managerial remuneration in case of absence of profit और inadequacy of profit. ओके तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो अप्लाई होता है एवरी पब्लिक कंपनी पे, यानी प्राइवेट कंपनीज जो है वो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइवेट कंपनी में जो पैसा लगा हुआ होता है वो पब्लिक का नहीं लगा हुआ होता है. ओके, जनरल पब्लिक का, तो उनका ही पैसा है. तो वो अगर मैनेजर्स, एमडी, डब्ल्यूटीडी उन सबको पैसा ज़्यादा देना चाहते हैं तो दे कैन पे. ओके, इसमें कोई भी तरह की ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. ओके, ये सेक्शन ओनली अप्लाई होगा पब्लिक कंपनी पे. नेक्स्ट इज, इसमें ओवरऑल लिमिट किसकी है? मैनेजरियल रेमुनरेशन पेबल की, और इन केस ऑफ प्रॉफिट भी है, और प्लस अगर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है तब भी लिमिट दे रखी है, वो है शेड्यूल 5 में. एंड इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट तो है बट इतना नहीं है कि हम पे कर पाएँ मैनेजर्स को या फिर एमडी, डब्ल्यूटीडी को. ओके, तो उस केस में भी कुछ बातें लिखी हुई है शेड्यूल 5 में. ओके तो इस वीडियो में हम ओनली ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन सीखेंगे, जो कि है सेक्शन 197 में. ओके, सेक्शन 197 कंप्लीट कवर करेंगे. बस हमारा एक टॉपिक बाकी रहेगा जो है एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एंड इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट. उसमें हमें क्या करना है वो पेंडिंग रहेगा. उसके अलावा कंप्लीट ये वीडियो है. ओके, दो पार्ट है, एक में ये और नेक्स्ट पार्ट में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट. राइट, ये दोनों पॉइंट्स के अलावा सारी बातें इस वीडियो में है. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 197 सबसेक्शन 1, दैट इज ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन. इसमें क्या लिखा हुआ है? जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट्स है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो वो पे कर सकते हैं रेमुनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सोनल और पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. यानी इस सेक्शन में जो लिमिट्स दे रखी है उससे ज़्यादा वो पे नहीं कर सकते. ओके, देयर आर सम केसेस उसमें कर सकते हैं बट उसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले जनरल रूल क्या है? जिस कंपनी के पास प्रॉफिट्स है और उनको पे करना है अपने मैनेजरियल पर्सनल्स को, तो वो पे कैसे करेंगे? नॉट एक्सीडिंग लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन. यानी इस सेक्शन में जो भी लिमिट्स हम पढ़ेंगे उससे एक्सीड पेमेंट नहीं जा पाएगा. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरऑल मैनेजरियल रेमुनरेशन. और ये किसका होगा? डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर. ओके, ये सब कुल मिला के ओवरऑल मैनेजरियल रेमुनरेशन की लिमिट दी जाएगी, और वो भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. तो सबसे पहले ओवरऑल लिमिट एप्लीकेबल टू मैनेजरियल रेमुनरेशन कितनी होगी? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. यानी जो नेट प्रॉफिट है उसका हमें 11% निकालना है, तो वही हमारी हो जाएगी ओवरऑल लिमिट. ओके, ओवरऑल लिमिट मतलब डायरेक्टर्स टोटल इंक्लूडिंग एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर्स. ओके, सब मिला के जो ओवरऑल लिमिट है वो है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. नेट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज पर सेक्शन 198. उसकी भी वीडियो कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएगी. ओके, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है. प्लस एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो ओवरऑल लिमिट है ना, उसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं होगी. क्या? सिटिंग फीस. ओके, सिटिंग फीस को हमें इंक्लूड नहीं करना है, और नेट प्रॉफिट्स जो भी कैलकुलेट होंगे वो एज पर 198 होंगे, सेक्शन 198. और अगर हमें इससे एक्सीड में पेमेंट करना है, यानी हमें 11% ऑफ नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा है हमारा उससे ज़्यादा पेमेंट करना है ओवरऑल टू द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर्स. ओके, इनको ज़्यादा पेमेंट करना है, देन क्या करना पड़ेगा हमें? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल वी, कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और ऑथराइज कराना पड़ेगा एक्सीडिंग द ओवरऑल लिमिट ऑफ 11%. यानी जो 11% से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होगी किसकी? शेयर होल्डर्स की, इन जनरल मीटिंग. और वो भी कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, बिकॉज जो पैसा है कंपनी के पास वो किसका है? शेयर होल्डर्स का. राइट, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी अपना रेमुनरेशन खुद फिक्स नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा अप्रूवल चाहिए होता है शेयर होल्डर्स का. बट हम 11% से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन स्पेशल रेजोल्यूशन. यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी 75% या उससे ज़्यादा का हमें चाहिए होगा उनका फेवर. राइट, तो ये थी पहली लिमिट.
ओवरऑल लिमिट। ओके, नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ वन एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर, यानी एक ही बंदा है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो रेम्यूनरेशन पेबल टू द वन एमडी डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर सिर्फ एक है, तो उसको क्या होगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, यानी जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% ही हम उसको दे सकते हैं इफ़ सिर्फ एक बंदा है जो कि मैनेजर है या फिर डब्ल्यूटीडी है या फिर मैनेजर है। ओके, तो उसको 5% हम मैक्सिमम दे सकते हैं रेम्यूनरेशन, 5% ऑफ व्हाट नेट प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 198, और वो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। अगर हमें इससे एक्सीड करना है देन 5% से हमें ज़्यादा अगर पेमेंट करनी है उनको एज अ रेम्यूनरेशन, देन वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो ये केस था ओनली वन एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर का। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ मोर देन वन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, तो रेम्यूनरेशन पेबल जो होगा उनको ऑल सच मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर टेकन टुगेदर है, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, लास्ट स्लाइड में क्या था, ओनली वन था, यानी या तो मैनेजर है या डब्ल्यूटीडी है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट इस केस में क्या है मोर देन वन है। ओके, तो मोर देन वन है तो उस केस में क्या लिमिट है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ओके, लास्ट स्लाइड में क्या था 5% इफ़ इन केस ऑफ वन एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर, बट इन दिस केस 10%, यानी डबल कर दिया, राइट। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अगर हमें लिमिट एक्सीड करनी है यानी 10% से ज़्यादा उन्हें पे करना है, और ये लिमिट जो है वो ऑल टुगेदर है, राइट, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर टोटल, ओके, टेकन टुगेदर लिखा हुआ है नीचे। तो अगर उससे 10% से ज़्यादा पेमेंट करनी है देन वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक तो मोर देन वन है ये, और प्लस टेकन टुगेदर, यानी ये तीनों मिला के, या तो होगा क्या, या तो एमडी होगा या तो मैनेजर होगा, राइट, इन दोनों में से तो कोई एक ही होगा, और या एक मान लेते हैं एक डब्ल्यूटीडी भी आ गया फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों को मिला के हमें 10% देना है। और लास्ट स्लाइड में क्या था ओनली वन, या तो एमडी या डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर। ओके, तो होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नीदर एमडी नॉट डब्ल्यूटीडी, यानी ऐसे डायरेक्टर्स जो नहीं एमडी हैं या फिर डब्ल्यूटीडी हैं। ओके, तो ऐसे डायरेक्टर्स के लिए क्या लिमिट है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इफ़ देयर इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर, यानी उन्हें सिर्फ 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है। ओके, अब ऐसा क्यों लिखा गया, बिकॉज अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, देन जो अदर डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी कम है, वर्कलोड कम है, डिसीजन मेकिंग उनको कम लेनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए उनका रेम्यूनरेशन है 1%। ओके, अगर 1% से ज़्यादा देना है हमें देन पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, यानी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में, तो डायरेक्टर्स जो हैं अदर उनको सिर्फ 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, सेम चीज़ है, डायरेक्टर्स हु आर नीदर एमडी नॉर डब्ल्यूटीडी, बट इन दिस केस क्या है, देयर इज़ नो एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी इन द कंपनी, कंपनी में एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी है ही नहीं इस केस में, राइट। अगर कंपनी में एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी नहीं है देन उनके पास जो अदर डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, डिसीजन मेकिंग उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी काम उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उनको प्रॉफिट का हिस्सा भी ज़्यादा दिया, यानी 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ओके, मैक्सिमम लिमिट इनकी बढ़ा के कितनी कर दी 3%। लास्ट केस में क्या था 1%, वाई, बिकॉज वहाँ पे डब्ल्यूटीडी एमडी थे, बट इन दिस केस डब्ल्यूटीडी एमडी नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 3% कर दिया, बिकॉज उन पे वर्कलोड जो है वो ज़्यादा है। ओके, और वही 3% अगर एक्सीड करना है देन वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज इंस्टेंसेस टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या चीज़ है, अगर कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है किसमें, इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन एनसीडी एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, इन चारों को पेमेंट करने के केस में इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है कंपनी ने। ओके, यानी पेमेंट ऑफ ड्यूज़, यानी कंपनी
इनको पैसा मतलब कंपनी ने बैंक से पैसा लिया था या फिर पीएफआई से पैसा लिया था या फिर एनसीडी को जब पेमेंट करनी थी तो उन्होंने की ही नहीं, यानी कोई भी डिफ़ॉल्ट किया इनको, इन सबको पेमेंट करने के केस में। ओके, इनको पेमेंट नहीं की या फिर लेट की या फिर कर नहीं पा रही है कंपनी। ओके, तो डिफ़ॉल्ट हो गया ओवरऑल, राइट। तो अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है देन क्या करना पड़ेगा, हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस केस में, अगर हम जो लिमिट दे रखी है, जो लिमिट पड़ी ना हमने 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, ये जो लिमिट पड़ी, इससे एक्सीड करके हम पेमेंट दे रहे हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी, इन लोगों की। ये 4 लोग हैं ना जिनमें भी डिफ़ॉल्ट किया है हमने, बैंक, पीएफआई या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स, तो इनकी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों, बिकॉज आप इनको कह रहे हो कि आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, बट आप मैनेजर्स, एमडी, डब्ल्यूटीडी या फिर डायरेक्टर्स को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, जो लिमिट है ओवरऑल उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो इसीलिए पहले इनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, देन वी कैन पे द रेम्यूनरेशन। ओके, तो ये याद रखना, ये ओनली कब केस है, जब अप्रूवल ले रहे हैं हम जनरल मीटिंग टू एक्सीड द रेम्यूनरेशन, यानी हम अगर अप्रूवल ले रहे हैं कि हमें एक्सेस पेमेंट करनी है टू द डायरेक्टर्स, ओनली दैट केस, इन दैट केस ये केस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ सिटिंग फीस, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि सिटिंग फीस जो है वो लिमिट में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, तो एज पर सेक्शन 197 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द अबव परसेंटेज, जो भी अबव परसेंटेज था हमारा 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, ओके, ये जो भी परसेंट थे shall be exclusive of any fees payable to the directors under section 197 subsection 5। section 197 subsection 5 क्या है, सिटिंग फीस। ओके, तो सिटिंग फीस जो है वो एक्सक्लूड की गई है, किस में से, ये जो अबव परसेंटेज हमने देखे। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो कि था 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, और भी लिमिट्स पड़ी थी 10%, 5%, 3%, 1%। ओके, तो वो जो ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट थी वो किसके लिए थी, रेम्यूनरेशन पेबल के लिए, राइट। तो वो रेम्यूनरेशन पेबल जो है वो डिटरमाइन कैसे होगा, वो हम सीखेंगे सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 में, बिकॉज रेम्यूनरेशन पेबल कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद डिसाइड नहीं करते, वो हमेशा शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं। ओके, तो रेम्यूनरेशन पेबल कैसे डिसाइड होगा, या तो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, यानी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें लिखी जाती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, या तो उसमें लिखा हुआ होगा, या फिर बाय रेजोल्यूशन, यानी शेयर होल्डर्स पास कर देंगे रेजोल्यूशन, या फिर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हमें फॉर डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन, देन वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द रेम्यूनरेशन। ओके, तो ये 3 केस हो सकते हैं, तीनों में से किसी में भी रेम्यूनरेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो रेम्यूनरेशन पेबल है वो इंक्लूसिव होगा किसके, अगर डायरेक्टर ने कोई और कैपेसिटी में, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में भी है वो, तो उसने मार्केटिंग का भी कुछ काम कर लिया। ओके, तो उसने क्या किया, वो जो काम किया साइड में, ओके, यानी अदर कैपेसिटी में, तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो इंक्लूड होगा इस रेम्यूनरेशन पेबल में, राइट, यानी इंक्लूसिव ऑफ द रेम्यूनरेशन पेबल टू हिम फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन एनी अदर कैपेसिटी, यानी अदर कैपेसिटी में उसने कुछ काम कर लिया। फॉर एग्जांपल वो किसी और चीज़ का डायरेक्टर है बट उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है किसी और चीज़ की, तो उसने उस कैपेसिटी में से भी कुछ वर्क कर दिया एक्स्ट्रा, तो उसको इंक्लूड करेंगे हम इस रेम्यूनरेशन पेबल में। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो क्या है, अगर उसने जो सर्विसेज रेंडर की है वो कौन सी है, प्रोफेशनल नेचर की, यानी CA, CS या फिर कोई और प्रोफेशनल नेचर की सर्विस है, तो फिर हमें उसको एक्सक्लूड करना है। या फिर एक और केस है, इन द ओपिनियन ऑफ NRC, यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये क्या होता है हम सेक्शन में देखेंगे बाद में। तो अगर NRC नहीं है तो क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी इन दोनों में से किसी एक के ओपिनियन में क्या है, डायरेक्टर के पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन, यानी उसके पास इसकी क्वालिफिकेशन है कि वो उस प्रोफेशनल सर्विसेज को दे रहा है। देन वो जो प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है इन एनी अदर कैपेसिटी, तो वो हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम रेम्यूनरेशन पेबल, वो उसको अलग से दी जाएगी। फॉर एग्जांपल एक CA है, तो GST का फॉर एग्जांपल कोई केस आ गया और उसने उसको हैंडल किया, ओके, तो वो उसकी प्रोफेशनल नेचर की सर्विस है, तो वो रेम्यूनरेशन पेबल में
एक्सक्लूड होगी, ओके, वो उसको अलग से पे करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज सिटिंग फीस टू डायरेक्टर। ये पॉइंट पहले भी मैंने बताया था कि सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 में लिखी हुई है सिटिंग फीस टू डायरेक्टर, और ये फीस किस लिए होती है? फी फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड और कमिटी, ओके, यानी बोर्ड मीटिंग्स या फिर कमिटी की जो मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करने के लिए ये फीस दी जाती है टू द डायरेक्टर्स। और इसके लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा क्या? रूल 4। रूल 4 में कुछ रूल्स दे रखे हैं रिगार्डिंग सिटिंग फीस। तो सबसे पहले रूल 4 रेफ़र करते हैं। रूल 4 में क्या है? रूल 4 में लिखा हुआ है द सिटिंग फीस शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़ पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी, यानी 1 लाख से ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते टू द डायरेक्टर, ओके, पर मीटिंग की बात हो रही है। सो द सिटिंग फीस शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़ पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी। एक और चीज़ है जो सिटिंग फ़ी पेबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में या फिर वुमेन डायरेक्टर के केस में, वो लेस नहीं होनी चाहिए फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स, यानी जो अदर डायरेक्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा पे नहीं कर सकते सिटिंग फीस फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर। हाँ, और जो स्केल ऑफ फीस है वो डिफ़र कर सकती है कंपनी टू कंपनी, यानी कंपनी का कैसा बिजनेस है, किस लेवल की कंपनी है, उस पर डिफ़र हो सकता है, नो डाउट, बट ये जो लिमिट है उसका हमें ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्ट टू द रूल 4, ओके। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी किस मोड में हम पेमेंट करेंगे वो लिखा हुआ है सेक्शन 197 सब सेक्शन 6 में, जो कि है बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट, यानी हम मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, ओके, ऐसे भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम एट स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, यानी हमने उसको कह दिया कि हम आपको 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स देंगे या फिर 3% देंगे या 4% देंगे ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ओके, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय द अदर, ओके, यानी मंथली भी हमने फिक्स कर दिया और साथ में उसको क्या कहा हमने कि हम 0.5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स देंगे या फिर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स भी देंगे, राइट। तो ऐसे कुछ भी मोड हम डिसाइड कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर द कन्वीनियंट, बट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो हमने पहले पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन इफ़ पेड टू अ डायरेक्टर, यानी सो इफ़ एनी डायरेक्टर ड्रॉज, यानी डायरेक्टर ने ले लिया या फिर रिसीव हो गया उसको कैसा एक्सेस रेम्यूनरेशन देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 197 विदाउट अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी जो हमने ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ा था ना, उसमें फॉर एग्जांपल जो भी लिमिट्स थी उससे एक्सीड अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्या चाहिए होता है? अप्रूवल चाहिए होता है, किसका? शेयर होल्डर्स का, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया हमने और हमने ऐसे ही एक्सेस रेम्यूनरेशन पे कर दिया उसको, ओके। तो इन डेट केस क्या होगा? रिफंड सच सम्स टू द कंपनी, कौन करेगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर को रिफंड करना पड़ेगा जो भी एक्सेस रेम्यूनरेशन उसको मिला है। कब? विदिन 2 years और फॉर लेसर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कंपनी, यानी विदिन 2 years या फिर लेसर पीरियड अगर कंपनी अलाउ करती है तो जब तक उसके पास वो सम है, यानी जब तक रिफंड नहीं करता है वो, ही शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, ओके, यानी कंपनी के ट्रस्ट में रहेगा वो, यानी वो पैसा जो है वो कंपनी का ही रहेगा तब तक, ओके, भले ही उसके पास है बट पैसा कंपनी का है, ओके, यही माना जाएगा। और ये जो रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन है ये ज़्यादातर कब होता है? जब नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी है अगर रीस्टेट होते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो रीस्टेट होते हैं तो नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है तो इनका रेम्यूनरेशन लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सेस रेम्यूनरेशन अगर पे हुआ है देन उनको रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट है उसको हम एक्सीड नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट इज वेवर। वेवर यानी भूल जाना पैसे को, यानी उनको दे देना। ऐसा कब होगा? द कंपनी शैल नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल टू इट अंडर सेक्शन 197 सब सेक्शन 9, यानी कंपनी के पास ये पावर नहीं है टू वेव द रिकवरी, ओके, यानी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वो पैसे को वेव कर दे यानी छोड़ दे, ओके। तो पॉसिबल कब होगा ये? अगर द वेवर इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ इट इज़
अप्रूव्ड बाय द कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? शेयर होल्डर्स। विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सम बिकम्स रिफंडेबल, यानी जैसे ही सम रिफंडेबल होगा उसके विद इन 2 years हमें पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेवर। ओके, यानी पैसे को छोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी के पास ये पावर नहीं है कि वो डायरेक्टर को पैसा दे दे सारा, राइट। नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें, ये जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ये ध्यान रखना, बिकॉज ये MCQs वगैरह में आ सकता है। नेक्स्ट इज वेयर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द ड्यूज टू एनी बैंक और PFI और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स या फिर अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है इन बैंक्स को पेमेंट करने में या फिर PFIs को पेमेंट करने में या फिर NCDs को रीपेमेंट करने में या फिर क्रेडिटर्स को रीपेमेंट करने में, तो क्या होगा? हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा किसका? सच पर्सन, यानी जो भी बैंक है, PFI है या फिर जो भी केस है, इन चारों में से किसी से भी हमने पैसा लिया और रीपे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट किया है, तो उनका हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले। बिकॉज इसका भी लॉजिक है, क्यों? बिकॉज हम पैसा मैनेजर्स का एक्सेस रेम्यूनरेशन जो है वो वेव कर रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं, मैनेजर को कह रहे हैं कि रहने दो, आपके पास ही रखो। ओके, तो ऐसे में अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम फिर डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहे हैं हम इन सबको पेमेंट करने में, राइट? बैंक्स, PFI इनको भी तो पेमेंट कर सकते हैं ना। ओके, अगर कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो पैसा डायरेक्टर्स का जो है वो माफ़ कर रही है, कह रही है कि रहने दो, तुम्हारे पास ही रखो, वेव कर रही है। ओके, तो उस केस में क्या होगा? हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? उन पर्सन्स का जिनका हमने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, बैंक, PFI या फिर NCD या फिर क्रेडिटर्स। ओके, और कब लेना पड़ेगा? बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सच वेवर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन से हम अप्रूवल लेंगे ना शेयर होल्डर्स का फॉर द वेवर, उसके पहले हमें इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, पहले इनका अप्रूवल लेंगे, देन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे इन फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेवर। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनी, यानी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके केस में हमें बोर्ड रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? वो है सेक्शन 197 सबसेक्शन 12 एंड रूल 5। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट क्या? रेशियो ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, यानी हर एक डायरेक्टर का रेशियो लेना पड़ेगा किसके साथ? मीडियन एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। मीडियन एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, जब हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन कैलकुलेट करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है। यानी जो लोएस्ट टू हाईएस्ट हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी लिख देंगे, यानी सबसे कम किसको मिलता है और सबसे हाईएस्ट किसको मिलता है, तो मीडियन यानी एग्जैक्ट हाफ डिवाइड कर देंगे लोअर को एंड हायर्स को। ओके, जो एकदम सेंटर में जो एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन होगा उसको लेंगे और रेशियो निकाल देंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर डिवाइडेड बाय मीडियन एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, राइट। तो उसको कहा जाएगा रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। तो ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड और भी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जो कि रूल 5 में लिखी हुई है। ओके, तो दो चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, एक रेशियो किसका, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर डिवाइडेड बाय मीडियन एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। ओके, और अदर डिटेल्स भी डिस्क्लोज करनी है एज पर रूल 5। तो रूल 5 में भी 3 पॉइंट्स है, 1, 2, 3। ओके, सबसे पहला पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सेम वही चीज़ लिखी हुई है, उसमें भी लिखी हुई थी, इसमें भी लिखी हुई है, रूल में भी वही, रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, बट एक और चीज़ लिखी हुई है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी परसेंटेज इंक्रीज, यानी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है इनका रेम्यूनरेशन, वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है। ओके, बिकॉज पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का, तो उनको पता होना चाहिए, तो इसीलिए बोर्ड रिपोर्ट में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द परसेंट इंक्रीज इन द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द फाइनेंशियल ईयर। मीडियन रेम्यूनरेशन का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या था, पहले लोएस्ट टू हाईएस्ट एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन लिख दो, देन एकदम सेंटर में हाफ डिवाइड कर दो लोअर्स एंड हायर्स। ओके,
जो एकदम सेंटर में जो आएगा उसको हम कहेंगे मीडियन। ओके, मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। तो उसमें भी कुछ इंक्रीज़ हुआ है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ परमानेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और भी है एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ अदर देन मैनेजरियल पर्सनल इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कितना इंक्रीज़ था और कंपेयर करना पड़ेगा विद द परसेंटाइल इंक्रीज़ इन द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी एम्प्लॉय के केस में कितना परसेंटाइल इंक्रीज़ था एंड मैनेजरियल पर्सनल के केस में, यानी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है उसके केस में कितना परसेंटाइल इंक्रीज़ है। तो दोनों के इंक्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, यानी एक्सेप्शनल कुछ सर्कमटेंस तो नहीं है फॉर इंक्रीज़ इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो उसका अगर है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस देन हमें क्या देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन की क्यों हमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कंपेयर टू एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट इज एफर्मेशन डेट द रेम्यूनरेशन इज़ एज पर रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, यानी एफर्मेशन देना पड़ेगा कि जो भी रेम्यूनरेशन हमने पे किया है वो एज़ पर द पॉलिसी पे किया है, कंपनी की जो भी पॉलिसी है रेम्यूनरेशन की उसके अकॉर्डिंग ही पे किया है। तो ये था रूल 1। अब रूल 2। रूल 2 में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होगा क्या, स्टेटमेंट शोइंग द नेम्स ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ड्रॉन एंड द नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु। अब हु के नीचे बहुत सारी कंडीशंस आएगी, वो सारे एम्प्लॉयज़ का नाम हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो क्या बोला है, टॉप 10 एम्प्लॉयज़ का हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी जिसका सबसे हाईएस्ट रेम्यूनरेशन है उसको, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे टॉप 10 हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और भी पर्सनस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनका नाम कौन कौन से, इफ़ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो पूरे फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयड रहे हैं इन कंपनी और उनको रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है कितना, इन एग्रीगेट नॉट लेस देन 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़। ओके, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा उनको रिसीव हुए हैं, देन वी हैव टू डिस्क्लोज देयर नेम इन बोर्ड रिपोर्ट। ओके, इन द एग्रीगेट वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ एंड 2 लाख रुपीज़, यानी 1.02 करोड़ से अगर ज़्यादा या फिर 1.02 करोड़ रुपीज़ उनको रिसीव हुए हैं बाय रेम्यूनरेशन, तो उनका नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट इज़ इफ़ एम्प्लॉयड फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड था, तो उस केस में क्या, इन एग्रीगेट व्हाट नॉट लेस देन 8,50,000 पर मंथ, यानी 8,50,000 पर मंथ या फिर उससे ज़्यादा अगर उसको सैलरी रिसीव हो रही है पर मंथ, देन वी हैव टू डिस्क्लोज देयर नेम। ओके, नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है और वो क्या है, उसको रेम्यूनरेशन पे हो रहा है कितना, इन एक्सेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हम उससे एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को, या फिर मैनेजर है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉय के पास अलॉन्ग विद हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी उसका स्पाउस प्लस उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस हिमसेल्फ, उसने होल्ड करके रखा है कितना, नॉट लेस देन 2% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी या तो 2% या उससे ज़्यादा उसने होल्ड करके रखे हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, देन उसका नाम भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन बोर्ड। ओके, तो क्या, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, या फिर WTD है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, या मैनेजर है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, और प्लस उसने होल्ड करके रखा है उस एम्प्लॉय ने, क्या उसने प्लस उसके स्पाउस ने प्लस उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस ने, नॉट लेस देन 2%, यानी 2% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स उसने होल्ड करके रखे हैं, देन वी हैव टू डिस्क्लोज देयर नेम इन बोर्ड्स रिपोर्ट। ओके, सो ये 3 चीज़ें थी रूल के पॉइंट 2 में। ओके, रूल 5 के पॉइंट 2 में। अब रूल 5 का पॉइंट 3 है। ये सिंपल सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं।
तो ये आपको गोले दिख रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा ये गोले क्यों हैं। तो इसमें क्या है ना, कुछ और पर्टिकुलर्स लिखनी पड़ेगी किसकी, अबव एम्प्लॉयज़, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ की हमने बात की ना अभी रूल 5 सब पॉइंट 1-2 में। ओके, तो रूल 3 में क्या कहा गया है कि इनके कुछ पर्टिकुलर्स भी लिखने पड़ेंगे, लाइक डेजिग्नेशन, इनका रेम्युनरेशन कितना मिला, इनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, इन्होंने कब कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था, इनकी एज कितनी है, लास्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ थी इनकी बिफोर द जॉइनिंग ऑफ द कंपनी, परसेंटेज इन्होंने कितना होल्ड करके रखा है इक्विटी में इन द कंपनी। ओके, ये सारी बेसिक चीज़ें इनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। सारे एम्प्लॉयज़ की नहीं, राइट, किन एम्प्लॉयज़ की, जिनका हमने अभी रूल 5 के सब पॉइंट 1-2 में डिस्कस किया था। ओके, जो एम्प्लॉयज़ की बात हो रही थी ना, तो उन सब की ही हमें करनी पड़ेगी इन पर्टिकुलर्स की डिस्क्लोज। ओके, नेक्स्ट इज प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस टेकन फॉर इंडेमनिफिकेशन, दैट इज सेक्शन 197 सबसेक्शन 13। इस केस में क्या है ना, जो भी प्रीमियम पे करती है कंपनी हमेशा क्या करती है, अपने जो की मैनेजरल पर्सनल्स है लाइक एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ, सीएफओ, सीएस, इन सब के लिए क्या इंश्योरेंस लेके रखती है, ताकि कुछ भी अगर हो या कुछ भी नेग्लिजेंस हो जाए गलती से, या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए इनसे, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस निकाल के रखती है कंपनी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम रेम्यूनरेशन में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो नहीं करेंगे कब, जब कंपनी ने इंश्योरेंस निकाला, राइट, किसके बिहाफ पे, एमडी के, डब्ल्यूटीडी के, सीएस के, ये सब, इन सब के लिए कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और किसके लिए लिए, फॉर नेग्लिजेंस, डिफ़ॉल्ट, मिसफियंस, यानी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, या फिर कुछ भी गिल्टी होते हैं ये लोग। ओके, तो इन रिलेशन टू अ कंपनी, देन जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक तो क्या है ना, यानी जब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नेग्लिजेंस नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं हुआ, तब तक जो भी प्रीमियम पेड है ऑन सच इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल टू सच पर्सनल, यानी उसके रेम्यूनरेशन में ऐड नहीं होगा तब तक जब तक डिफ़ॉल्ट किया नहीं है उन्होंने। बट अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी वो गिल्टी माने गए बाद में, ओके, then the premium paid on such insurance shall be treated as a part of remuneration, यानी जैसे ही उन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया और वो प्रूफ हो गया कि ये गिल्टी थे, देन उनके रेम्यूनरेशन में ये ऐड कर दिया जाएगा, यानी ये इंक्लूड कर दिया जाएगा उनके रेम्यूनरेशन में, और माना जाएगा कि ये भी उनका रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है। ओके, तो ये 2 केसेस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी बता दिया। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन या कमीशन परमिसिबल फ्रॉम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। इसका सेक्शन है 197 सबसेक्शन 14। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ एनी डायरेक्टर हु इज़ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, और वो कमीशन रिसीव करता है कहाँ से, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, ओके, या फिर कमीशन उसी कंपनी से रिसीव कर रहा है, तो ही शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिसीविंग एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम और कमीशन। ओके, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको जो रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन उसकी बनती है फ्रॉम एनी होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच कंपनी। ओके, तो वो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ 197 होगी, नो डाउट, बट वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा टू रिसीव द रेम्यूनरेशन और कमीशन। ओके, बस शर्त यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट में। ओके, बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट उसका जो भी रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन बनता है फ्रॉम एनी होल्डिंग कंपनी या फिर एनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच कंपनी, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 197, नो डाउट, बट वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा फ्रॉम रिसीविंग सच रेम्यूनरेशन और कमीशन, और हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ये है सेक्शन 197 सब सेक्शन 15। इसमें डिफ़ॉल्ट पर्सन जो है उसको कितनी पेनल्टी होगी, 1 लाख, और जो कंपनी है उसको कितनी, लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। ओके, सिंपल सी पेनल्टी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, जिसका सेक्शन है 197 सब सेक्शन 16। इसमें कहा गया है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में कुछ रेम्यूनरेशन की भी बातें लिखी जाएगी। वो क्या लिखी जाएगी कि वेदर द रेम्यूनरेशन पेड, यानी रेम्यूनरेशन जो भी हमने पे किया है वो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग पे किया है या नहीं किया है,
या फिर कोई ऐसा रेम्यूनरेशन हमने पे किया है क्या जो लिमिट से एक्सीड हो रहा है, ओके, उसका भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। और कुछ अदर डिटेल्स भी एज में भी प्रेस्क्राइब, ओके, प्रेस्क्राइब जब भी की जाएगी वो कुछ अदर डिटेल्स होगी, उसके लिए रूल रेफर कर देंगे, ओके।